Hey guys! Welcome to this largest and the most impactful learning tutoring platform that is Physics वाला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप अपने प्यारे प्यारे सुनील भैया को यहां पे देख पा रहे और सुन पा रहे तो एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में लिख देंगे क्या? एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में लिख देंगे भारत माता की जय। तो फटाफट से एक बार भारत माता की जय लिख दीजिए। हमारी प्यारी मां भारत मां की जय लिख दीजिए एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में। सारे के सारे मेरे जितने भी प्यारे प्यारे दोस्त हैं, प्यारे प्यारे भाई बहन हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो तो एक बार चैट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर से लिख दीजिए। गुड इवनिंग, दिल से स्वागत है अनुज, सागर, दिशा, आलोक, खुशी, काजल, क्या हालचाल है? कामना करता हूं कि आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे, केमिस्ट्री में मजा आ रहा होगा, अब क्यूरियोसिटी आ रही होगी, सवाल पूछने का मन कर रहा होगा, है ना? क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास में क्या स्टार्ट करोगे सुनील भैया? आज हम स्टार्ट करेंगे डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड ड्रॉबैक्स में, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड ड्रॉबैक्स ये तो करेंगे, फिर डेल्टन की थ्योरी के बाद जो दो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए थे वो यहां पर हम कवर करेंगे। आपको याद होगा कि ये जो दो लॉज है इसके बारे में डेल्टन साहब ने कुछ भी नहीं बताया अपनी एटॉमिक थ्योरी में, और रीजन साफ सा है कि जो चार लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हैं वो इस थ्योरी से पहले आ गए थे तो उसको डिफाइन किया, थ्योरी के जो बाद में बाकी के दो लॉ है उनको डिफाइन नहीं कर पाए। सरल सी बात है। सर डेमो लेक्चर देखना जरूरी है? ऐसा कोई भी जरूरी नहीं कि आपको डेमो लेक्चर देखना है। आप मेरे लेक्चर्स ओरिजिनल देख रहे हैं तो डेमो लेक्चर देखकर कुछ भी ऐसे जरूरी नहीं है। सर टेस्ट इज नॉट शोइंग ऑन द वेब पेज, ठीक है, इस टेक्निकल इशू के बारे में मैं टीम से चर्चा करूंगा। बैच मैनेजर मैम प्लीज आप इस मैसेज को नोट डाउन कर ले, ठीक है, कि टेस्ट जो है वेब वर्जन पे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? और चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दी होमवर्क डिस्कशन। होमवर्क के डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास ये सवाल जो है ये आया था हमारा केरला पीएमटी 2011 में पूछा गया सवाल है, ठीक है, और सवाल आपसे बहुत ही सरल सी बात कर रहा है। सरल सी बात क्या कर रहा है, ध्यान से आप देखिए। सवाल पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स डायरेक्टली इलुस्ट्रेट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, यानी इनमें से कौन सा सेट ऑफ कंपाउंड्स लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को बताता है, जताता है या एक्सप्रेस करता है? क्या होगा आंसर? गुड इवनिंग आयुष भाई, गुड इवनिंग दीपांशी, आर्यन, बहुत बढ़िया, आर्यन, अनामिका, अभिलाष, वैभवी, रिया, बहुत बढ़िया। एक बार पोल दे देता हूं, देखते हैं कौन सा बच्चा सही आंसर कर रहा है। पोल पे भी देख लेंगे, कमेंट सेक्शन भी मैं देखता रहूंगा, टेंशन मत लो। दिव्यांशु सही आंसर है, रिया ने सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। अंकिता ने सही आंसर दिया है, अमन ने सही आंसर दिया है, रोहित ने सही आंसर दिया है, शगुन ने सही आंसर दिया है, कशिश ने सही आंसर दिया। क्या बात है यार, मजा आ गया, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। संस्कृति, श्रेयसी, जशनदीप, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही एनर्जी चाहिए, यही कंटेंट का लेवल चाहिए। मजा आ रहा है ना? एनसीईआरटी इतने इतने पैराग्राफ में पढ़ा रही है भैया, उस पे एक एक लेक्चर ले रहे हैं ताकि तुम्हारा बेस स्ट्रांग होगा ना तो पूरी 11th और 12th आसान हो जाएगी। बेस स्ट्रांग है ना तो 11th और 12th पूरी आसान है, वरना बहुत दिक्कत है, ठीक है। मैं इसीलिए आपके बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में ज्यादा लेक्चर्स ले रहा हूं, क्योंकि मैं आपके बेसिक्स को एकदम स्ट्रांग बना देना चाहता हूं। वो कहते हैं ना एकदम स्टील से भी स्ट्रांग बना देंगे, बिल्कुल वही वाली बात है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहां पर ए हो जाएगा। 72% बच्चों ने सही किया, बहुत बढ़िया। मोहित, सार्थक, अमन, वाय, सनत, थोइबा, प्रखर, ईरा, श्वेता, नबा, जुबैर एंड अनाहिता, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया दोस्तों। ये है, अब ये क्यों है सुनील भाई थोड़ा समझाइए, तो मैं समझाऊंगा तो चैट को थोड़ी देर ऑफ रखूंगा, ध्यान से सुनना। अब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में मैंने बताया था कि इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, यानी कि दो तत्व सेपरेटली कंबाइन करते हैं, कंबाइन सेपरेटली विद फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट,
यानी कि अगर दो सेपरेट एलिमेंट्स, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, यानी कि हमारे पास दो एलिमेंट है जो एक तीसरे एलिमेंट से कंबाइन करते हैं जिसका वेट फिक्स है, यानी कि वो पहले वाले से और जो दूसरे वाले से कंबाइन कर रहा है वो सेम वेट पे कंबाइन कर रहा है ना। देन द टू एलिमेंट्स, यानी जो टू एलिमेंट्स थे आपके पास, जब वो आपस में कंबाइन करेंगे, कंबाइन विद ईच अदर इन द सेम रेशियो और मल्टीपल ऑफ दैट रेशियो, समझाऊंगा, मल्टीपल ऑफ दैट रेशियो इन विच दे कंबाइन विथ थर्ड एलिमेंट। ध्यान से सुनना, जब बातों को ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। लास्ट क्लास में वैसे मैं ये समझा चुका हूं, मैंने इसको और इलेबोरेटिव फॉर्मेट में लिखा। जैसे मान लीजिए कि एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है बी, जब ये दोनों सी एलिमेंट से कंबाइन करते हैं, ए एलिमेंट और बी एलिमेंट सी एलिमेंट से कंबाइन करते हैं, अब जो वेट ऑफ सी एलिमेंट है, जो ए से कंबाइन कर रहा है या जो बी से कंबाइन कर रहा है, वो सेम है। तो यहां पर जो ए और सी का रेशियो होगा जिसमें वो सी से कंबाइन कर रहे हैं, उसी रेशियो में वो एक दूसरे से कंबाइन कर रहे होंगे। जैसे मैं आपको इसी चीज को अभी यहां पर समझाता हूं। If two elements combine separately with the fixed weight of third element, then the two elements combine with each other in the same ratio or multiple of that ratio in which they combine with the third element. अब इसको थोड़ा यहां पर समझाते हैं। यहां पर तीन एलिमेंट क्या है, फास्फोरस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं मुझे। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, इस सवाल को सॉल्व करता हूं। तो फास्फोरस और हाइड्रोजन का अगर मैं मास रेशियो निकालूं तो यहां पर फास्फोरस इस टू हाइड्रोजन का मास रेशियो निकालिए। फास्फोरस का मास होता है सुनील भैया 31, क्लास 9th में पढ़ा है। हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1। अगर ये नहीं पढ़ा है तो अगले लेक्चर में ये भी पढ़ा दूंगा। फास्फोरस के एक एटम का मास होता है 31, हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1। 3 एटम का मास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद है H2O और फिर है P2O3। मैं यहां पर यही वाला उठा रहा हूं, पहले सेम एलिमेंट को लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा P2O3। तो फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में मास रेशियो कितना है भाई, एक फास्फोरस का मास 31, दो का कितना हो जाएगा 31 इंटू 2 हो जाएगा 62 और 16 3 ये हो जाएगा बेसिकली मेरे पास 48। सिंप्लीफाइड होल नंबर रेशियो में लेके आइए, इसको तो नहीं लेके आ सकते, इसको लेकर आ सकते हैं। तो 2 के टेबल से ठीक है। सो इफ द टू डिफरेंट एलिमेंट्स दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ध्यान से सुनिए बेटा, इफ द टू डिफरेंट एलिमेंट्स दैट इज हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन कंबाइन विद द सेम वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट, ये देखिए सेम वेट 31। इफ द टू डिफरेंट एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन विद द सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट 31। हां जी भैया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PH3, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P2O3। बात समझ में आ रही है, ये हो जाएगा हमारे पास P2O3, ये हो जाएगा हमारे पास PH3। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहां पर ये लॉ क्या बोलता है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इफ टू डिफरेंट एलिमेंट, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट से जब कंबाइन करते हैं, तो ये जिस रेशियो में यहां पर इससे कंबाइन कर रहे हैं, इसी रेशियो में या तो ये कंबाइन करेंगे या इसके किसी मल्टीपल में खुद से कंबाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो अगर अपन निकालें तो वो कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास कितना, ये आएगा हमारे पास 1:8। ये मैंने आपको पहले भी सिखाया है। 2 हाइड्रोजन के एटम्स हो जाएंगे ना, लिख के दिखा देता हूं वरना फिर कंफ्यूज होगे। एक हाइड्रोजन के एटम का मास होता है 1, 2 का हो जाएगा 2। एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1 और 8, ये हो जाएगा 1:8। तो ये देखिए, ये है 3:24। इस 3:24 को आप लिखेंगे तो ये कितना आएगा 3:24, यानी हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, और ये रहा हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन।
ये मल्टीपल हुआ ना, मल्टीपल हुआ ना। इसको तुम कैसे लिख सकते हो, 1:8 लिख सकते हो ना। अगर इसी को मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या इसको मैं 1:8 लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हो ना। हाँ, इसी रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं ना, या तो उसी में कंबाइन कर रहे होंगे या उसके मल्टीपल में कंबाइन कर रहे होंगे, सेम बात है ना, समझ गए ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। फिर से समझाऊं, मान लीजिए कि ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट से कंबाइन कर रहे हैं। अरे भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम वेट ऑफ फास्फोरस से कंबाइन कर रहे हैं, 31 और 31। तो यहां पे जिस रेशियो में 3:24 में है ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वेट, इसी रेशियो में खुद कंबाइन करेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो इस रेशियो में इससे कंबाइन कर रहे थे, इसी रेशियो में इससे कंबाइन करेंगे, यानी आपस में कंबाइन करेंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है बात, सरल सी बात है जी भैया। अब एक बार फटाफट से आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो। समझ में आ गई क्या मेरी बात, समझ में आ गई मेरी बात, आग लगा दो, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आ रही है डाल्टन साहब की एटॉमिक थ्योरी एंड उसके ड्रॉबैक्स। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं, हर एक बात तुम्हारे लिए अमृत साबित होगी। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब यहां पर पूरा फोकस, पूरा फोकस यहां पर, पूरा ध्यान यहां पर। देखिए एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, इस शब्द को ध्यान से सुने। एटॉमिक थ्योरी क्या होती है सुनील भैया, एटॉमिक मॉडल और एटॉमिक थ्योरी में क्या अंतर है। देखिए आप आगे चल के पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एटॉमिक मॉडल्स, और ये है एटॉमिक थ्योरी, तो दोनों अलग अलग है। एटॉमिक थ्योरी क्या बात करती है, एटॉमिक थ्योरी टॉक्स अबाउट बिहेवियर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। ये बेसिकली किस पे बात करती है, बिहेवियर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एटम पे बात करती है। चैट बंद रखूंगा ताकि आप पढ़ाई कर सकें। तो एटॉमिक थ्योरी मेरे दोस्तों बिहेवियर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एटम पे बात करती है, कि मतलब परमाणु जो है वो कंबाइन कैसे करेंगे, परमाणु दिखेंगे कैसे, क्या उनका बिहेवियर होगा, कैसे वो कंबाइन करेंगे, उतना। लेकिन जब हम बात करें परमाणु के अंदर जाने की, कि परमाणु अंदर से कैसा दिखता है, कहां पर है प्रोटॉन, कहां है इलेक्ट्रॉन, कहां है न्यूट्रॉन, तो वो है एटॉमिक मॉडल, जो नेक्स्ट चैप्टर में आता है। तो डाल्टन साहब ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, एटॉमिक मॉडल नहीं दिया था। उसके बाद ये तो हो गया तुम्हारा कंसेप्ट 1। यहां पे कंसेप्ट 2 को अपन यहां पर समझते हैं। ये 1808 में जॉन डाल्टन ने दिया था टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये थ्योरी 1808 में आई, और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो 4 लॉज आ चुके थे उनको एक्सप्लेन करने के लिए डाल्टन साहब ने एटॉमिक थ्योरी दी। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े, उन सबको यह डिफाइन करती है आपकी डाल्टन साहब की एटॉमिक थ्योरी। तो इसी को आप समझेंगे, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पूरा फोकस बोर्ड के ऊपर, जहां जहां मुझे लगेगा मैं आपसे बात करूंगा, आपसे चीजें पूछूंगा, ठीक है। तो यहां पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना। अब सुनील भैया, एटॉमिक थ्योरी में जो शब्द है एटम, ये कहां से आया, ये कहां से उपजा, आया कहां से। तो जॉन डाल्टन बताते हैं कि ये जो शब्द उन्होंने कॉइन किया है एटम, ये उन्होंने कहां से डिराइव किया, उन्होंने ये शब्द डिराइव किया एक ग्रीक वर्ड एटमॉस से, जिसे दिया था डेमोक्रिटस ने अराउंड 400 BC। तो डाल्टन साहब, जिन्हें मैं जेडी अंकल कहता हूं, जॉन डाल्टन अंकल, वो बताते हैं कि ये जो शब्द है एटम, ये एटम शब्द इन्होंने ग्रीक शब्द से इंस्पायर होकर उठाया है, और वो ग्रीक शब्द था हमारा एटमॉस, जिसे दिया था डेमोक्रिटस ने 400 BC में, यानी क्राइस्ट के जन्म से 400 साल पहले उन्होंने शब्द को दिया था। तो इनके पिताजी भारत में जन्मे, उनका नाम था महर्षि कनड, बापू हैं इनके, है ना। किताबें बताती नहीं है, मैं बताऊंगा अभी, ध्यान से सुनना। तो ये जो एटमॉस शब्द है, इसका मतलब पता है क्या होता है, ये मानते हैं कि एटमॉस जो है वो अनकटेबल या इनडिविजिबल है। जिसे आज हम एटम, यानी जो डाल्टन एटम कह रहे थे जिसको,
वो एक तरीके से एटमॉस की ही बात कर रहे थे। अब डेमोक्रिटस ने एटमॉस को कैसे समझाया वो समझना। डेमोक्रिटस कहते हैं कि एटमॉस क्या होता है। वो कहते हैं एटमॉस मतलब अनकटेबल और इंडिविजिबल। इसका मतलब वो ये कहते हैं कि नथिंग कैन बी स्मॉलर देन एटमॉस। बोलते हैं कि एटमॉस से छोटा इस संसार में कुछ नहीं हो सकता, और एटमॉस इज नॉट मेड फ्रॉम एनीथिंग। एटमॉस इज नॉट मेड फ्रॉम एनीथिंग। समझ रहे हो? ये दिमाग देख रहे हो ये लोग क्या सोच रहे हैं? तो डेमोक्रिटस भाई साहब कहते हैं 400 बीसीज में कि आपका जो एटमॉस है उससे सारे पदार्थ बने हुए हैं, और एटमॉस जो है वो इनडिविजिबल या अनकटेबल है, मतलब उससे छोटा कुछ नहीं है। उसके अंदर आप जा ही नहीं सकते क्योंकि उससे छोटा कुछ है ही नहीं, यानी वो इनडिविजिबल है, वो सबसे छोटा है, उससे छोटा कुछ भी नहीं है। आज हमें पता है कि भैया जो एटमॉस या एटम आप कह रहे हो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है। फर्दर हम जब जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर तो हम बात करते हैं क्वार्क्स में कि अप क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क्स से बना हुआ है। तो आपकी तो बात ही गलत है, पर ठीक है कोई बात नहीं। ये आया कहां से वो हिस्ट्री में आपको बता रहा हूं। तो एटम शब्द को जॉन डेल्टन ने कॉइन किया एटमॉस शब्द से, जिसे डेमोक्रिटस ने 400 बीसी में दिया। मुझे इस सवाल का आंसर दीजिए, ट्राई इज एन एटम रियली इंडिविजिबल? क्या आपको लगता है फ्रॉम टुडेज पर्सपेक्टिव? मैं आपसे आज के पर्सपेक्टिव पे पूछता हूं, क्या एक एटम जो है आपका, यस और नो? ठीक है, मैं आज के पर्सपेक्टिव पे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि जो एटम है वो रियली में इंडिविजिबल है? जल्दी से बताइए, हाँ या ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अनमोल, सोहम, सैयद, हर्षिका, आदित्य, ज्योत्सना, हरवीर, रूपाली, वेरी गुड 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 वेरी गुड। नो नो नो, बहुत सारे बच्चों ने नो मार दिया है, टेम्पलेट में आ गया मेरे पास। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चैट टेम्पलेट पे आ गया हमारे पास, नो आ गया, वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर टू दिस इज नो। तो जो आपने शब्द, डेल्टन साहब का दिमाग क्या कह रहा है? डेल्टन साहब कहते हैं कि देखिए ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस थे जिन्होंने 400 बीसी में एक शब्द दिया एटमॉस, और बोला कि संसार में सारी चीजें एटमॉस से बनी हुई है। लेकिन जो एटमॉस है वो अनकटेबल या इंडिविजिबल है, मतलब उससे छोटा कुछ नहीं है। उसी से इंस्पायर होकर डेल्टन ने चीज यूज करी, वर्ड यूज करा एटम, यानी इससे छोटा कुछ नहीं है। लेकिन ये गलत है। आज अगर हम बात करें तो हमें पता है एटम इज डिविजिबल इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अरे इससे छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, बिल्कुल है। तो करेक्ट आंसर क्या है? नो है। एटम इज डिविजिबल इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बात है भैया, फ्लो बैठ रहा है क्या? अरे फ्लो बैठ रहा है क्या? सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। समझ में आया? मजा आया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो इसी तरीके से नो आंसर सही दिया तुम लोगों ने, अच्छा लगा मुझे, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। चलो, तो डेल्टन साहब का माइंडसेट तो तुम थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो कि डेल्टन साहब कहां जाने वाले हैं। तो आइए डेल्टन साहब का पहला पोस्टुलेट हम थ्योरी का पढ़ते हैं। ये हमारे पास है क्या? पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट्स मतलब उन्होंने क्या बोला, उनका दिमाग क्या कह रहा था, क्या स्टेटमेंट्स दिए उन्होंने। 1808 में केमिस्ट्री को एक नया शेप देने की कोशिश करी उन्होंने। था वो शेप कहीं ना कहीं गलत भी है, अभी पता लगेगा। तो सुनते हैं समझते हैं। तो डेल्टन साहब कहते हैं कि जितना भी मैटर है, भैया मैटर तो हमने पढ़ा था पदार्थ, बहुत बढ़िया बेटा बिल्कुल सही, पदार्थ। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल सॉलिड मासी एंड इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। क्या बात है। तो डेल्टन साहब सबसे पहली बात क्या करते हैं कि जितना भी पदार्थ हमारे पास अवेलेबल है वो बना है बिल्कुल छोटे सॉलिड
मासी मतलब कि उनके पास मास है, द्रव्यमान है। तो जितना भी मैटर इस संसार के अंदर है वो बिल्कुल छोटे सॉलिड मासी और इंडिविजिबल पार्टिकल से बना है, जिनका नाम है एटम्स। अब इसमें कमी क्या है तुम मेरे को कमेंट में बताओगे, इससे ड्रॉबैक क्या है? व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस स्टेटमेंट, यानी कमी क्या है इस स्टेटमेंट में? इस स्टेटमेंट की कमी मुझे बताओ जल्दी से। इस स्टेटमेंट की कमी तुम एनालाइज करो, रटना नहीं है, एनालाइज। इन्होंने बोला सारा मैटर एक्सट्रीमली स्मॉल सॉलिड मासी एंड इंडिविजुअल पार्टिकल एटम से बना है। क्या गलती है इसमें? क्या गलती है इसमें? जल्दी से बताओ क्या गलती है इसमें? इंडिविजिबल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मासी का मतलब होता है जिसके पास वजन हो, जैसे मासी का मतलब होता है हैज मास, यानी द्रव्यमान हो। ठीक है, सॉलिड तो मतलब पता ही है सॉलिड स्टेट क्या है। यस, वेरी गुड। तो कमी क्या है? कमी मेरे बच्चों ने बता दी। तो जहां जहां पे पॉस्टुलेट में कमी आती जाएगी मैं बताता जाऊंगा। ड्रॉबैक है ना, तो इसके ड्रॉबैक क्या है या इसके लिमिटेशंस क्या है, कमियां क्या है, कमियां गलतियां क्या है, वो बात कर रहे हैं हम। तो भाई साहब ये है कि एटम इज फर्दर डिविजिबल इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो आपका ये पॉइंट ही गलत है। आप बाकी बात सही कह रहे हो, मैं आपकी बात को मानता हूं, ये बात आपकी सही है, स्मॉल है, सॉलिड है, मासी है। ये बात जो आप कह रहे हो ये गलत है। क्या बात है, समझ रहे हो? ऐसे पढ़ेंगे अपन। बहुत बढ़िया। दूसरा पोस्टुलेट, अब ये भी मैं बताऊंगा, कमी तुम बताओगे। चैट बंद करेंगे ताकि फालतू की बातें ना हो, पूरा फोकस सबका यहां पे हो, पूरा ध्यान यहां पे हो। अब देखो क्या बोलते हैं, दूसरी बात क्या करते हैं। ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज। मान लीजिए मेरे पास एक एलिमेंट ए है, तो इस एलिमेंट ए के जितने एटम्स होंगे, ऑल एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज। मतलब सुनो, एक एलिमेंट है ए, इसके सारे जो एटम्स होंगे उनका मास और प्रॉपर्टी सेम होगा। अब मैंने तुम्हें एलिमेंट क्या पढ़ाया था बेटा? एलिमेंट एक प्रकार का प्योर सब्सटेंस है जिसके पास एक प्रकार के एटम्स हैं, सारे सेम एटम्स है जी। ये कहता है, यानी जो डेल्टन साहब है कहते हैं कि जैसे एलिमेंट ए है, इसके जितने भी एटम्स होंगे इनका मास और प्रॉपर्टी सेम होगा। ऐसे मान लीजिए आपके पास एलिमेंट बी है, तो एलिमेंट बी के सारे एटम सेम होंगे, सेम काइंड ऑफ एटम से बना होगा। हाँ, तो ये कहते हैं कि भैया जब सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना है तो इन एटम्स के पास क्या होगा, ये बोलेगा इन एटम्स के पास सेम मास एंड प्रॉपर्टीज होगा, सेम मास एंड प्रॉपर्टीज। साथ ही साथ इधर जितने एटम्स होंगे उनका भी सेम मास एंड प्रॉपर्टीज। जितने भी एटम्स होंगे उनका मास एंड प्रॉपर्टी सेम होगा, जितने भी एटम्स होंगे उनका मास एंड प्रॉपर्टी सेम होगा। अब देखिए आगे क्या बोलता है, while they differ with the atoms of different elements in mass and properties। सही बात है। अब इसमें क्या गलती है वो भी मैं बताऊंगा, तुम भी बताओगे। तो देखिए ये कह रहा है कि ये एलिमेंट ए के जितने भी एटम्स हैं सारे के सारे सेम है ना। हमने क्या पढ़ा तो एलिमेंट के बारे में कि एलिमेंट एक प्रकार का प्योर सब्सटेंस होता है जिसके पास एक ही प्रकार के एटम्स होंगे, सारे के सारे सेम एटम होंगे। तो डेल्टन कहता है सबका मास और प्रॉपर्टी जो होगा सेम होगा, यहां पर सबका मास और प्रॉपर्टी सेम होगा। ठीक है, अच्छा इन दोनों को कंपेयर कराओ तो, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कराऊं तो डिफरेंट मास एंड प्रॉपर्टीज, यही तो है भाई। एलिमेंट ए के सारे एटम्स का मास और प्रॉपर्टी सेम है, इसके सारे एटम का मास और प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन इन दोनों को कंपेयर कराओ तो डिफरेंट मास एंड प्रॉपर्टीज। समझ रहे हो भाई? ये सोडियम के एटम्स है, ये मान लो मैग्नीशियम के एटम्स है, इनके सारे एटम्स का मास और प्रॉपर्टी सेम है, इसके सारे एटम का मास और प्रॉपर्टी सेम है, आपस में तो डिफरेंट होंगे ना, डिफरेंट मास एंड प्रॉपर्टीज इफ वी कंपेयर एटम्स ऑफ ए एंड बी।
अगर हम ए और बी के एटम्स को कंपेयर करें, अगर हम इसके और इसके एटम्स को कंपेयर करें तो इनके मास और प्रॉपर्टीज में अंतर है ना? अरे अंतर है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब इसके ड्रॉबैक्स मुझे बताओ, क्या कमी लगती है तुम्हें इस बात में? क्या तुम्हें इस बात में कोई कमी लगती है? अगर लगती है तो तुमने क्लास 9 अच्छे से पढ़ी, वरना नहीं पढ़ी। क्या कमी लगती है इसके अंदर? जल्दी से बताओ। सर पीडब्ल्यू से कॉल आ रहा है यार। भाई ये तो मुझे नहीं पता यार, कॉल आ रहा है। आइसोडोप एंड आइसोबार। अरे भाई साहब मजा आ गया यार, तुम मेरा दिल लेकर चले जाओ, मजा आ गया। वाह क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे भैया अब नो क्यों करना है? नो जब करना था तब हो गया। अब नो के टेम्पलेट पे नहीं यूज करना है। डोंट यूज नो टेम्पलेट, यूज यस और दिल। हाँ वो नो जब पूछ रहा था तब लगाना था नो, अब नो नहीं लगाना। इस सवाल पे लगाना था नो। यस और नो में आंसर नहीं करना। यहां पे हो गया यस और नो, यहां पे नो लगा दिया, हो गया। इधर की बात करनी है तो हाँ दिल लगाना, दिल जितने दिल लगा सकते हो लगाओ। आइसोटोप आइसोबार, दिल लगा दो, दिल दिल दिखने चाहिए मेरे को, 1000 बार दिल होने चाहिए। हाँ पीछे जा रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अब देखो सुनील भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो प्रॉब्लम डेल्टन साहब की नहीं है, प्रॉब्लम ये केमिस्ट्री में धीरे धीरे नई चीजें मिलेगी तो पुरानी चीज को हम गलत साबित कर ही रहे हैं। मान लो केमिस्ट्री में या साइंस में जब हमें नई चीजें मिलती हैं तो हमारा व्यू पॉइंट चेंज होता है पुरानी चीजों को लेकर। जैसे जैसे नई चीजों की डिस्कवरी होगी हमारे ऑब्वियसली पुराने व्यू पॉइंट गलत साबित होंगे। डेल्टन साहब को यह लग रहा था कि एक एलिमेंट के सारे एटम सेम है तो सबका एटम का मास और प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, एक पार्ट 1 यहां पर रिज्यूम करना। मान लो मैं एक रैंडम सैंपल उठाता हूं क्लोरीन का, और ये सेम एग्जांपल मैं एटॉमिक मास को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करूंगा, है ना? रैंडम सैंपल ऑफ क्लोरीन, ठीक है? तुमने एक रैंडम सैंपल क्लोरीन का उठाया, ये रैंडम सैंपल उठा लिया क्लोरीन का। अब तुम क्या देखते हो यहां पे? तुम क्या देखते हो यहां पे? उसको ध्यान से सुनना। तुम क्या देखते हो यहां पे? तुम क्या देखते हो यहां पे? तुम क्या देखते हो यहां पे? उसको ध्यान से समझना। तुमने जैसे एक रैंडम सैंपल क्लोरीन का उठाया, तुम एक चीज ऑब्जर्व करते हो कि भाई साहब तुमने इस पर्टिकुलर सैंपल को उठाया, हां। अब तुम्हें यहां पर 2 प्रकार के एटम दिखे। एक तो ये व्हाइट वाला एटम दिखा, इसको ऐसे इमेजिन करना। क्लोरीन वैसे ग्रीनिश येलो गैस है, बट इसको ऐसे इमेजिन करना। बहुत बढ़िया एक चीज बता रहा हूं मैं। तो तुमने ये देखा कि यार सुनील भाई ये वाला जो क्लोरीन है ना, इसका एटॉमिक नंबर 17 है लेकिन इसकी मास नंबर 35 है। 9th का कंसेप्ट है बेटा ये। और ये वाला जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर 17 है लेकिन मास नंबर 37 है। अगर किसी को ये मास नंबर वगैरह के बारे में नहीं पता तो मास नंबर भी नेक्स्ट क्लास में आएगा। ये नहीं पता तो ये नेक्स्ट क्लास में भी करा दूंगा मैं, है ना? यूजुअली 9th में 10th में आ जाता है, 9th में आ जाता है चैप्टर नंबर 3 और 4 में। नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा, ठीक है? तो अब तुम ये समझो कि डेल्टन को हमने कैसे गलत साबित किया। डेल्टन को यहां पर ऐसे गलत साबित किया, डेल्टन ने बोला एक एलिमेंट के सारे एटम का मास सेम होगा। अरे राजा अगर मास सेम होगा तो ये अलग कैसे हो गया मास? इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं आइसोटोप। इन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोटोप। कि सेम एलिमेंट के एटम्स है ना, सेम एलिमेंट के एटम्स है ना, सेम एलिमेंट क्लोरीन के एटम्स है ना, मास और वजन, मास और प्रॉपर्टी अलग है ना? हाँ। तो यहां पर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट मास एंड प्रॉपर्टीज। तो यहां पर डेल्टन साहब की बात हो गई गलत। मजा आ गया मेरे को तो, ओपी मजा आया भैया, बहुत मजा आ गया भैया। बात गलत हो गई। केमिस्ट्री में ऐसे ही होता है, एक दूसरे को गलत साबित करता है तो उसको मजा आता है, वरना उसको रात को नींद ही नहीं आवे। केमिस्ट्री में ऐसे ही होता है बेटा, एक जब तक दूसरे को गलत साबित नहीं करेगा उसको मजा नहीं आएगा। वो कहेगा भैया मेरे को रात को नींद नहीं आई,
ठीक है भैया, इनको रात को नींद दिलाने के चक्कर में हम कर लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। हाँ, इसमें भैया की कोई गलती नहीं, ठीक है ना। ये लोग तो इनको मजा आ रहा है करने में, लड़ाई झगड़ा तो कर रहे हैं। तो यहां पर ड्रॉबैक का पार्ट 1, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट मास। पार्ट 1 कि सेम एलिमेंट के एटम्स का मास जो है अलग हो सकता है। मोर ओवर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव सेम मास एज वेल। ये पार्ट 2 है। अब ध्यान से समझो पार्ट 2 क्या कहता है। पार्ट 2, ऐसे एक एलिमेंट है हमारे पास आर्गन और एक एलिमेंट है हमारे पास कैल्शियम। इसकी एटॉमिक नंबर 20, इसकी एटॉमिक नंबर 18, मास है 40, इसका मास है 40। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर अगर आप देखें तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास, प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी लेकिन मास तो सेम है। हाँ, इन्हें हम कहते हैं आइसोबार। जिसको ये भी नहीं आता, चैप्टर नंबर 4 मेरे से चैप्टर नंबर 2 मेरे से पढ़ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्लास 9 में चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 11 में चैप्टर नंबर 2 है। उसमें भी ये क्लियर करूंगा, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो डाइफर्स, ये सारी चीजें क्लियर करूंगा। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो डाइफर, आइसो ईस्टर्स, सब क्लियर करूंगा। तो ध्यान से देखो, समझ में आया क्या। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट मास। सेम एलिमेंट के एटम्स की मास डिफरेंट है, साथ ही साथ डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स का जो मास है वो आपको यहां पर सेम नजर आ रहा है, 40 और 40। तो इसीलिए डाल्टन का सेकंड पोस्टुलेट भी गलत। मजा आ गया, मजा आ गया। तो एक बार दिल बना दो कि सुनील भैया बेसिक से पढ़ा रहे हो, मजा आ रहा है, हर एक चीज की फील आ रही है, हर एक चीज का फील आ रहा है। क्या ये सही था, कितना सही था वो बताया, गलत था तो कितना गलत था वो बता दिया। दिल बना दो फटाफट से। पलक कह रही क्या सर ये रिकॉर्डेड है? नहीं बेटा, रिकॉर्डेड नहीं। रिकॉर्डेड होता तो चैट बंद और चालू नहीं हो सकती थी, ठीक है बेटा। दिल बना दो फटाफट से। सर नोट्स कब दोगे? बेटा ये डाउनलोड करोगे, नोट्स मिलता है ना। मेरे एक भाई कह रहा सर नोट्स कब दोगे? बेटा ऐप पे जहां पढ़ रहे हो ना, लेक्चर के पार्ट्स में नोट्स लिखा हुआ है, क्लिक करो, उस पर नोट्स मिल जाएंगे क्लास के, ठीक है। ऑल क्लियर, वेरी गुड। फील आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो आगे। अब इसने कैसे लॉस को समझाया, वो एक आर्ट है, वो एक कला है। आइए उस कला को थोड़ा सा हम समझते हैं और फील करते हैं। तो तीसरा पॉइंट डाल्टन साहब का, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिफाइन करता है। डाल्टन साहब की अंडरस्टैंडिंग है तीसरे लॉ को लेकर, ये तीसरा पॉइंट है पहले लॉ को लेकर, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो तीसरी पोस्टुलेट डाल्टन साहब की जो समझाती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, समझेंगे। सर चैट ऑफ कर दो, लो चैट ऑफ कर देते हैं। एक भाई कह रहा आइसोबार समझाओ। मेरे भाई मैं ये कह रहा हूं, ये आर्गन का एटम है ना, आर्गन का एटम है ना, 18 एटॉमिक नंबर, मास नंबर 40 है ना। ये कैल्शियम का एटम है ना, एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40 है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स का मास सेम है ना, तो इसको कहते हैं आइसोबार, ठीक है। चौकोबार समझ में आता है ना, वैसे आइसोबार। आइसोबार, आइसो मतलब सेम है कुछ, बार का मतलब वजन सेम है, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स का। अब इसको समझो, पूरा फोकस यहां पे। अ केमिकल रिएक्शन, ये कहते हैं कि जो एक रासायनिक प्रतिक्रिया है वो एक रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, एंड साथ ही साथ एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब ये क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि रासायनिक प्रतिक्रिया में सिर्फ और सिर्फ एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है, और एटम्स इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक रिएक्शन में एटम जो है वो टूटेंगे, बिखरेंगे, ब्लास्ट हो जाएगा, नहीं। तो जो सिंपल केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी सिंपल केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है ना, वो एक रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, एंड एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। वो ये कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे नहीं ऐसे समझा देता हूं। मान लीजिए ए बी और मान लीजिए आपके पास सी डी है, तो वो ये कहते हैं कि ये आपके पास सारे एटम्स है। अब जैसे मान लीजिए ए डी के साथ चला गया और सी बी के साथ चला गया रिएक्शन के बाद, तो ये बनता है हमारे साथ ए डी और साथ में बनता है हमारे पास सी बी। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या होता है, ये बेसिकली इस रिएक्शन में क्या हो रहा है,
और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। तो वो ये कहते हैं कि इस रिएक्शन में ये रिएक्टेंट साइड, ये प्रोडक्ट साइड है, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट्स। तो डेल्टन साहब ये कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक प्रतिक्रिया में ये सिर्फ रीअरेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? रीअरेंज हो रहे हैं। मतलब ए अगर डी के साथ चला गया और सी अगर बी के साथ चला गया तो ये सिर्फ एक रीअरेंजमेंट है। यहां पर क्या हुआ? यहां पर एक रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हुआ, और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होने की वजह से क्या होता है? अगर एटम्स की रीअरेंजमेंट हुई तो क्या हुआ? जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड पे थे, नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड, जितने एटम्स यहां थे, बिल्कुल सुनील भैया उतने एटम्स यहां होंगे। अगर यहां 4 तो यहां 4, यहां 5 तो यहां 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जितने एटम रिएक्टेंट साइड पे है उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड पे है। वाह क्या बात है, मजा आ गया। अब जब नंबर ऑफ एटम्स बराबर है तो मास भी तो बराबर होगा। अरे जब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स बराबर है तो मास बराबर नहीं होगा क्या? मान लो यहां पर 4 लोग हैं, सुनील भैया, राधिका, मोहित भैया और सिमाइला। सुनील भैया राधिका के साथ बैठे हैं, मोहित भैया सिमाइला के साथ बैठे हैं। टीचर ने बोला कि सुनील भैया और सिमाइला साथ बैठेंगे, मोहित भैया और राधिका साथ में बैठेंगे। तो पहले भी हम 4 लोग थे, अभी भी हम 4 लोग हैं। हमारा जो वजन पहले था अभी भी हमारा वजन वही है। तो मास ऑफ प्रोडक्ट और मास ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गया? बराबर हो गया। तो ये चीज किसको डिफाइन करती है? ये चीज डिफाइन करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या बोलता है? कि एक सिंपल केमिकल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना प्रोडक्ट का मास होगा, यानी जितना अभिकारक का मास होगा, अभिकारक का द्रव्यमान जो होगा वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। सिंपल केमिकल रिएक्शंस में दोनों बराबर है। जब आप इसे आइसोलेटेड सिस्टम में देखें तो यही तो कह रहा है, ये बोल रहा है केमिकल रिएक्शन में एक रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का, और एटम्स इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स ऑफ मैटर है। मतलब ये ब्लास्ट फट या कुछ नहीं हो सकते, ये डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। एक रिएक्शन में एटम्स का क्या होगा? सिर्फ रीअरेंजमेंट होगा। तो जितने एटम यहां उतने एटम यहां। जब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम बराबर है तो जो वजन होगा वो भी तो दोनों तरफ का बराबर होगा। सुनील भैया राधिका, मोहित भैया सिमाइला, सुनील भैया सिमाइला के साथ बैठेंगे, मोहित भैया राधिका के साथ बैठेंगे, वजन तो हमारा बराबर रहेगा ना। यही पॉइंट है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया तो एक बार आए लिख दो चैट बॉक्स में, आए लिख दो। मजा आ रहा है क्या भैया? न्यूक्लियर रिएक्शंस पे अप्लाई मत करना, प्लीज डोंट अप्लाई दिस ऑन द न्यूक्लियर रिएक्शंस। लिख देता हूं, नॉट एप्लीकेबल ऑन न्यूक्लियर रिएक्शंस। सारी रिएक्शंस पे अप्लाई नहीं होता। नॉट एप्लीकेबल ऑन न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है? यस। फिजन और फ्यूजन पे अप्लाई मत कर देना, वरना दुखी हो जाओगे। वहां पर एटम टूट फटूट रहे होते हैं। यूरेनियम 92 से लेकर 238 है, फटेगा तो थोरियम 92 से लेकर 90 से लेकर 234 में, एंड साथ में अल्फा पार्टिकल निकालेगा। प्लीज डोंट अप्लाई दिस ऑन न्यूक्लियर रिएक्शंस। इन पे मत अप्लाई करो। जहां मैं बता रहा हूं वहां अप्लाई करो। धीरे धीरे मैं आगे उस पर एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा तो समझाऊंगा। अब यही चीज मैं जब अल्फा डी के पढ़ाऊंगा रदरफोर्ड वाले केस में तो बताऊंगा। ठीक है? चलो, ये चौथा, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो डेल्टन ने खुद दिया था उसको डिफाइन किया। क्या बात है, अपने ही लॉ को डिफाइन कर दिया। अपने ही लॉ को डिफाइन कर रहे हैं, अपने ही लॉ की डेफिनेशन है और कुछ भी नहीं है। तो क्या है सुनील भैया? कहते हैं कि भैया एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी कि सेम एलिमेंट के एटम्स कैन कंबाइन इन मोर देन 1 रेशियो टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स। क्या बात है। सेम एलिमेंट के एटम्स कुछ इस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं कि उससे 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बने। जैसे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स का केस कंसीडर करते हैं। अब सेम एलिमेंट्स कौन कौन से? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, तो सेम एलिमेंट्स कौन कौन से? एक मान लीजिए नाइट्रोजन है और एक मान लीजिए ऑक्सीजन है। ठीक है?
भैया आइसोमेरिज्म, अरे भाई आइसोमेरिज्म यहां कहां लिया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां ला रहे हो यार भाई, क्यों ऐसा दुख दर्द खुद को भी दे रहे हो मुझे भी दे रहे हो, आइसोमेरिज्म यहां कहां आ गया यार भैया, यार क्या बात कर रहे हो यार, इधर फोकस करो यार, चैट बंद कर देता हूं वरना ऐसे, भाई डाउट भी अच्छे पूछो यार, ये कैसा डाउट हुआ सर आइसोमेरिज्म, अरे आइसोमेरिज्म यहां कहां आ गया भाई, चलो कोई ना, इधर देखो, इधर फोकस करो भाई, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, तुम क्या पूछ रहे हो, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स atoms of same elements, that is nitrogen and oxygen, combine in more than one ratio to form two or more compounds. अब जैसे मान लीजिए कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो एक से ज्यादा तरीके से कंबाइन कर सकते हैं ना, ये देखिए NO, NO2, N2O, N2O4, N2O5, यही चीज तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बता रहा था, उसको मैंने मास के टर्म्स में थोड़ा सा एलैबोरेट भी किया था लास्ट क्लास में। तो ये वाली पोस्टुलेट किसको डिफाइन करती है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को डिफाइन करती है। मैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं पढ़ाऊंगा यहां पे, लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं, जिसने नहीं देखा प्लीज जाकर देखना। मैं अगर वापस ये पढ़ाने लग जाऊंगा तो मेरा आधा घंटा और चला जाएगा, समझो, मुझे ये सिलेबस भी करना है ना, तो ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो ये बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक से ज्यादा रेशियो में कंबाइन करके अलग अलग कंपाउंड दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने पहला कंपाउंड ये बनाया NO, फिर बनाया NO2, फिर बनाया N2O, फिर बनाया N2O4 एंड फिर बनाया N2O5। अब इसमें किसी एक एलिमेंट का अगर मास या जो वेट है वो सब में सेम हो जाए तो बाकी जो दूसरे एलिमेंट का जो वेट है वो होल नंबर रेशियो होगा। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन का वेट इन सब में मैं सेम कर दूं तो ऑक्सीजन का जो वेट या जो मास होगा वो इन सब के अंदर किस नंबर में होगा, होल नंबर रेशियो में होगा। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था, ठीक है ना। तो इसके अंदर इफ वेट ऑफ वन एलिमेंट इज सेम इन ऑल कंपाउंड्स, अगर नहीं है तो आप बना दीजिए, तो जो दूसरे एलिमेंट का वेट होगा देन वेट ऑफ अदर एलिमेंट इन ऑल कंपाउंड्स, सारे यौगिक के अंदर इज सिंपल होल नंबर, ठीक है ना, सिंपल होल नंबर के फॉर्मेट में होगा। तो अगर इनमें से जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन का वजन में सब में सेम कर दूं तो ऑक्सीजन का जो वेट आएगा उसको जब आप इनमें पांचों को कंपेयर करेंगे तो ये होल नंबर रेशियो में होगा। जैसे 1:2:3:4, 1:2:4, 1:2:6 ऐसे होगा, ठीक है जी। ये मैं पढ़ा चुका हूं। अगला पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, पोस्टुलेट नंबर 5वां, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। ये किसको डिफाइन करता है, इसका आधा स्टेटमेंट जो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को, और जो पूरे को जोड़ दो तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को डिफाइन करता है। ध्यान से सुनना कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को कैसे डिफाइन करता है, सुनोगे तो समझ में आएगा। देखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स combine with each other in the simple fixed whole number ratios to form a compound, ठीक है। सो एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स। अच्छा, ये यहां पर जो सेम एलिमेंट तुमको लग रहा है तो ये सेम एलिमेंट इसके लिए है कि ये सेम एलिमेंट नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये है सेम एलिमेंट का मतलब। इससे कंफ्यूज मत होना कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी तो अलग एलिमेंट है। हां, डेफिनेशन समझ में आ रही है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स यहां पर इसको बोल रहे हैं हम, ये है सेम एलिमेंट्स, कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सेम एलिमेंट्स हैं, वो 5 कंपाउंड्स बना रहे हैं, ऐसा। इस पे कंफ्यूज मत होना। अब सुनना, ये कहता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर इन सिंपल फिक्स्ड होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म अ कंपाउंड, and
एंड द काइंड ऑफ एलिमेंट्स ऑलवेज रिमेन्स द सेम इन दैट कंपाउंड। अब ये कैसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन समझाता है, सुनना मेरी बात। इसको मान लो मैं डेफिनेशन का पार्ट 1 कहता हूं, डेल्टन साहब की डेफिनेशन का पार्ट 1 कहता हूं, तो मैं पार्ट 1 को पहले समझा रहा हूं। क्या लिखा है? द काइंड ऑफ एलिमेंट्स ऑलवेज रिमेन द सेम इन दैट कंपाउंड। यानी एक पर्टिकुलर कंपाउंड में जो काइंड ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे हमेशा सेम रहेंगे। सुनना, मैं कंपाउंड लेता हूं H, मैं कंपाउंड लेता हूं वाटर, तो वाटर को, कंपाउंड मेरा क्या है? कंपाउंड मेरा है वाटर। वाटर को मैं किसी भी सोर्स से लूं, वाटर को मैं टैप वाटर लूं, वाटर को मैं रेन वाटर लूं, ध्यान से सुनना बेटा, रेन वाटर लूं, या वाटर को मैं लेक वाटर लूं, यानी कि मैं लेक का पानी लूं, टैप का पानी लूं या रेन वाटर लूं, तो यहां पर ये किससे बने होंगे? ये सब के सब सेम एलिमेंट से बने होंगे। सेम एलिमेंट्स कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पर आपको यह बात सुननी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। क्या कह रहा हूं मैं? ये कह रहे हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर इन सिंपल फिक्स्ड होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म अ कंपाउंड। अब इसको तो मैं यहां डिफाइन करूंगा, पहले वाले पार्ट को डिफाइन कर पाया। द काइंड ऑफ एलिमेंट्स ऑलवेज रिमेन द सेम इन दैट कंपाउंड। कंपाउंड था वाटर, टैप वाटर, रेन वाटर, लेक वाटर, सेम एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब पार्ट 2 ऑफ द डेफिनेशन, इसको समझते हैं। तो क्या बोला इसने? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर इन सिंपल फिक्स्ड होल नंबर रेशियोज। तो देखते हैं, ये मेरे पास H2O है। H2O का वॉल्यूम रेशियो क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइन करने में वॉल्यूम रेशियो कितना है? मुझे समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन जो है दैट इज 2:1, ऑक्सीजन इज 1। ये रेशियो कैसा है इनके कंबाइन करने का? ये रेशियो है सिंपल रेशियो है, सिंपल। हमेशा इसी रेशियो में ये कंबाइन करेंगे, हमेशा इसी रेशियो में कंबाइन करेंगे। तो सिंपल फिक्स्ड और रेशियो कैसा है? होल नंबर रेशियो है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन विद ईच अदर इन सिंपल फिक्स्ड होल नंबर। अरे आसान रेशियो 1:2, 2:3, 1:4 ऐसा रेशियो रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 2:1 के रेशियो में कंबाइन करेंगे और होल नंबर होगा। कभी ऐसे नहीं होगा 1.2:3.6 में कंबाइन करना, 2:1। अब इससे हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कैसे डिफाइन हुआ? आप इसका मास रेशियो निकाल सकते हो। हाँ, मास रेशियो निकाल सकते हो। हाँ, तो इसका मास रेशियो कितना आएगा? एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 होता है, 2 का मास 2 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन एटम का मास 16, सिंप्लीफाइड रेशियो 1:8। 1:8 बाय मास में प्रेजेंट है ना। अगर इनका कंबाइनिंग रेशियो सिंपल, फिक्स्ड और होल नंबर है, यानी हमेशा सिंपल रेशियो होगा, होल नंबर होगा और फिक्स्ड होगा, तो इनका मास का रेशियो भी तो फिक्स होगा ना। अगर ये रेशियो ऊपर फिक्स है तो ये रेशियो क्या होगा? फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास भी तो होगा। अग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो ये दो चीजें, ये और ये मिलके किसको समझाती हैं? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन को समझाती है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ट्यूसडे को पढ़ाया था, जाकर चेक करो, यही बताया था। डिफाइंस द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इतनी बात समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से आए भैया लिख दो कि सुनील भैया समझ में आ गया, मजा आ गया, सुनील भैया समझ में आ गया। क्लियर है बात? समझा पाया मैं आपको? मैं ये कह रहा हूं कि डेल्टन साहब ये कहते हैं कि जब भी एक कंपाउंड की बात होगी तो काइंड ऑफ एलिमेंट्स ऑलवेज रिमेन्स द सेम इन दैट कंपाउंड। एक पर्टिकुलर यौगिक में जिस प्रकार के एटम जुड़ेंगे वो हमेशा सेम होंगे। यानी कि जिस भी एलिमेंट की आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए H2O है,
तो वो किससे बना? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना, हमेशा सेम होगा। पानी को आप टैप वाटर, रेन वाटर, लेक वाटर कहीं से भी उठाओ, तो किससे बना है? सेम एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना है। दूसरा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है 2:1 के, सिंपल फिक्स और होल नंबर रेशियो है ना, सिंपल रेशियो है, फिक्स रहेगा, हमेशा इतना ही रहेगा, और होल नंबर रेशियो रहेगा। तो मास का रेशियो 1:8 हो गया, मास रेशियो ये हो गया और सेम एलिमेंट्स हो गया, तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को समझाता है। समझा पा रहा हूं? फील दिला पा रहा हूं क्या? मजा आ रहा है क्या? चलो, अब इसका एक ड्रॉबैक आपको बताता हूं, इसका एक ड्रॉबैक आपको बताता हूं। ड्रॉबैक पता है क्या है? द रेशियो इन विच द एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, ये आपका फिक्स हो सकता है, ये आपका होल नंबर हो सकता है, लेकिन ये हमेशा सिंपल नहीं हो सकता। ये आपका हमेशा सिंपल नहीं हो सकता। सिंपल का मतलब होता है 1:2, 2:3, 3:1, 3:2, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है C12H22O11, C12H22O11 है, C12H22O11। तो यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइनिंग रेशियो क्या है? 12:22:11। तो ये रेशियो कैसा है? ये रेशियो हमेशा फिक्स्ड है, ये होल नंबर है, लेकिन सिंपल रेशियो नहीं है, बट नॉट सिंपल। तो जरूरी नहीं है कि आपके जो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड बनाए वो हमेशा सिंपल, फिक्स्ड और होल नंबर रेशियो में हो, ऐसा नहीं है। अब आप ये रेशियो देखो 12:22:11, दिस इज फिक्स्ड एंड होल नंबर, बट दिस इज नॉट सिंपल। अरे ये रेशियो आपका जो है ये हमेशा फिक्स रहेगा, इसी रेशियो में तीनों कंबाइन कर रहे होंगे, लेकिन इट इज नॉट सिंपल। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब सबसे आखिरी इसी फिफ्थ डेफिनेशन का जो पार्ट ए है, ये आपके लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को भी डिफाइन करता है। कैसे? कहता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर इन द सिंपल फिक्स्ड होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म अ कंपाउंड। मतलब देखिए, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है ना, या वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं अपन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये कह रहा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर इन सिंपल फिक्स्ड होल नंबर रेशियोज। अगर ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो कैसे कंबाइन कर रहे हैं? CH4, कंबाइनिंग रेशियो क्या हो गया? 1:4। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कंबाइनिंग रेशियो क्या हो गया? H2। तो ये कितना हुआ? ये हो गया बेसिकली 2:1, ये हो गया बेसिकली 1:4, और जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? CO2। यानी ये रेशियो कितना आया? ये आया 1:2। तो देखिए ये हमेशा क्या है? सिंपल, फिक्स्ड और होल नंबर रेशियोज में कंबाइन करेंगे। ठीक है, अब इससे आप इनके मास का रेशियो निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आप निकाल सकते हो इसी चीज से। टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइनिंग विद द सेम वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट। तो यहां पर जो बेसिकली हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन का कंबाइनिंग रेशियो आएगा वो बेसिकली यहां पर मैच करेगा। सिंपल सी बात है, वही चीज मैंने आपको बताई। अब इससे आप क्या निकाल सकते हैं? मास रेशियो निकालेंगे, आ जाएगा। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन समझाया था मैंने आपको अभी। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन क्या है? सिंपल, फिक्स्ड और होल नंबर रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के सिंपल, फिक्स्ड, होल नंबर रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। कार्बन और ऑक्सीजन एक सिंपल, फिक्स्ड और होल नंबर रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। तो ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को भी समझाता है। ठीक है, चलो, अब यहां तक समझ में आ गया तो एक बार बढ़िया से लिख दो, आए भैया। तुम्हारे किताब में ना 4 लाइन लिखी है डाल्टन की थ्योरी पे। इतना लंबा लेक्चर लिया ताकि मैं चाहता नहीं कि तुम रटो। तो अगर अब समझ में आ गया तो एक बार आए भैया के साथ दिल लगा देना फटाफट से, कि आए भैया और बढ़िया सा दिल, कि समझ में आ रहा है सुनील भैया, कोई दिक्कत नहीं आ रही। दिल लगा देना एकदम, हार्ट लगा दो, हार्ट 100 पार मिनिमम, चलो 200 पार कर दो, हार्ट 200 पार हार्ट होने चाहिए, हार्ट भैया 200 पार होने चाहिए।
हार्ट नहीं दिख रहे मेरे को, हार्ट आने चाहिए 200 पार, 200 पार हार्ट आने चाहिए, मजा आएगा। ऐसे मजा नहीं आएगा भैया, ऐसे भैया अपन को बुरा लग जाता भैया, ऐसे नहीं। 200 पार हार्ट होने चाहिए, मैं तो हार्ट लेके जाऊंगा भैया। वाह वाह, फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फील आना चाहिए, फील बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया। हार्ट कोई नहीं दे रहा यार, तुम यार दिल नहीं दोगे, किसी को दे चुके होगे दिल, है? दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम। वैसे मेरे से गाना वाना मत गवाया करो यार, बहुत गंदा गाना गाता हूं मैं तुम्हारे। ओ हो 100 पार करने के लिए बोला 1407 हो गया भाई साहब, बहुत बुरा गाना गाता हूं ना मैं। हाँ, मेरी जो गर्लफ्रेंड थी ना कॉलेज में, वो भी यही कहती थी, तुम नाचते बहुत बढ़िया हो, स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया हो, सब चीजों में बढ़िया हो, पढ़ाई लिखाई सब चीज में, गाना मत गाया करो। गाना गाते हो कान से खून आता है, सही में। बहुत बुरी लगी मेरे को बात, पर सच्चाई भी है। मेरी आवाज अच्छी नहीं है यार, कैसे गाना गाऊं मैं, है ना? रैप बढ़िया कर सकता हूं मैं, क्या बोलते हो? दिल टूट गया सर। अरे भाई क्यों दिल तोड़ रहे हो? प्यार व्यार कुछ नहीं होता, हमेशा समझाता हूं मैं, प्यार कुछ नहीं होता। अट्रैक्शन को प्यार बोलोगे तो बेवकूफ तुम हो, सामने वाला थोड़ी है। प्यार क्या होता है? साइंस की भाषा में प्यार कुछ है? कुछ भी नहीं है। डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, इनके अटैचमेंट्स और अट्रैक्शन को आप अगर प्यार कह रहे हो तो मोह माया को तुम प्यार मत कहो। प्यार वो क्या है पता है कौन करता है? हमेशा बोलता हूं मैं, आज ही बोलूंगा, प्यार तुमसे सिर्फ तुम्हारी मम्मी करती है और कोई नहीं कर सकता संसार में। तुम काले हो, मोटे हो, पतले हो, गोरे हो, मम्मी के लिए राजा बेटा हो। मैं कैसा भी लग रहा हूंगा ना, लेकिन मेरी मम्मी कहेगी मेरा राजा बेटा, मेरा अच्छा बेटा, मेरा सयाना बेटा, क्योंकि वो मां है, परमात्मा का स्वरूप होती है मां। आप कैसे भी हो, आपकी मां के लिए आप दुलारे हो। आप मम्मी से अभी जाके लड़ाई कर लो, करनी नहीं चाहिए, करोगे तो तुमको बहुत बड़ा पाप पड़ेगा। संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? महापाप में क्या आता है? मां के आंसू निकालना। अगर आपने अपनी मम्मी के आंसू निकाले, याद रखना वो महापाप है। इससे बड़ा पाप है संसार में कुछ नहीं है। पर फिर भी कभी कभी हो जाती है ना, बहस हो जाती है मम्मी से, तुम कितनी भी बहस लड़ाई झगड़ा कर लो, वो जाके तुम्हारे लिए गर्म खाना बनाकर लेके आएगी। ये मां का दिल है बेटा, ये है प्यार। बाकी कोई प्यार व्यार नहीं है भैया संसार में, सब मतलब की बातें हैं। जब तक आपसे लोगों का मतलब सिद्ध हो रहा है तब तक आपसे प्यार है। जब मतलब सिद्ध होना बंद हो जाएगा, प्यार भी बंद हो जाएगा बेटा। प्यार व्यार कुछ नहीं होता। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, प्यार और अट्रैक्शन में क्या अंतर है, आज सुन लेना, तुम्हारे दिमाग की खिड़की खुल जाएगी। मान लो एक बाग के बाहर से मैं निकलता हूं, एक बाग है, गुलाबों का बाग है, उसके बाहर से मैं निकलता हूं। मैंने देखा अरे भाई साहब इतने सारे गुलाब, इतने प्यारे गुलाब। मैं अंदर बाग में कूदा, गुलाब तोड़ा, मैंने गुलाब तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को लाइक हो गया, अट्रैक्शन होगी, पसंद आ गया, तोड़ दिया। लेकिन वहां जो माली बैठा था वो डंडा लेके आया और उसने मेरे को तोड़ा। क्यों पता है? क्योंकि वो उन फूलों से प्यार करता था, उसने उन फूलों को ग्रो करवाया, बड़ा करवाया, मैंने फूल तोड़ दिया। लाइक और लव में ये अंतर होता है। तो जब तुम्हें जिंदगी में कोई माली मिल जाए तो समझना मेरे दोस्त कि तुम्हें सही इंसान मिला है, तुम्हें प्यार हो गया। वरना ये फर्जी की बातें जो है ना, चेहरा देखकर अगर प्यार हो जाता ना तो फिर बात ही क्या थी। चेहरा देख के प्यार नहीं होता। तुम जब पैदा हुए थे, मैं तो पैदा हुआ था तो शायद काला ही होऊंगा, अभी सावले से थोड़ा ऊपर रहेंगे तो पैदा हुआ तो काला ही होऊंगा, लेकिन मेरी मां ने तो मुझे बहुत प्यार किया होगा। तो क्या मां देखती है क्या रंग? संसार देखता है तुम्हारा रंग देखेगा, लड़का गोरा है, हाइट कितनी है, अच्छा कमाता कितना है। ये कौन सा प्यार है भैया? ये कोई प्यार है? ये कोई प्यार है? मेरे को बताओ, ये प्यार है क्या? पहले लड़का गोरा है काला है, अच्छा गोरा है, हाइट कितनी है, 5 फीट 11 इंच का है कि नहीं है, हाँ इतना होना चाहिए। अच्छा कमाता कितना है, 20 लाख 25 लाख 30 लाख 35 लाख 40 लाख 50 लाख, 50 लाख, अभी करो शादी। क्या है ये? दिस इज नॉट लव यार, दिस इज नॉट लव, दिस नॉट लव। एक कह रहा भाई मैं काला हूं, अरे काले और गोरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान अगर दिल से सुंदर है तो सबसे बढ़िया। क्योंकि बाहरी सुंदरता तो आज तुम सुंदर हो 50, अभी देखो करीना कपूर मैडम की एक मूवी आई क्रू पिक्चर, डोकरी लग रही उसके अंदर,
मैंने क्रू पिक्चर देखी, मैं आपको दिल से बताता हूं, चेहरे पे झुर्रियां साफ नजर आ रही है क्रू पिक्चर में। बुढ़ी हो गई, जवान थी तो बहुत बढ़िया लगती होंगी, अब बुढ़ी हो गई। तो दिल की सुंदरता होनी चाहिए, शरीर की सुंदरता तो टेम्परेरी है। चलिए, बहुत ज्ञान हो गया आज के लिए, पर व्यवहारिक ज्ञान भी जीवन के लिए जरूरी है। इंसान को व्यवहारिक और आध्यात्मिक ज्ञान जीवन में आगे लेके जाता है, पढ़ाई का ज्ञान तो ठीक है, ये तो IIT, NIT, नीट उसके लिए जरूरी है, भेड़ चाल के लिए जरूरी है। ये फ्रीडम से थोड़ी कर रहे हो तुम, भेड़ चाल में कर रहे हो। IIT, NIT, नीट, JEE एडवांस, पड़ोसी कर रहा है। अपने इंटरेस्ट से बहुत कम लोग करते हैं, मम्मी पापा ने कहा, पड़ोसी ने कहा, इसलिए कर रहे हैं। तो चलिए ये भी बता देंगे आपको, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी। व्यवहारिक ज्ञान इंसान को जीवन में खड़े रहने के लिए, कहते हैं ना, वो एकदम स्टेबल बनाता है, तो वो भी जरूरी है। चलो, अब ये गैलुसेक साहब का लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, ये क्या है, 1808 है, ये पब्लिश्ड इन 1809, ठीक है। तो ये JL गैलुसेक साहब जो थे, हमारे JL गैलुसेक साहब जो थे, इन्होंने ये लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स दिया। बहुत सरल सी बात इन्होंने कही। अब देखिए, ये लॉ डेल्टन साहब ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में स्पेसिफाई नहीं किया। डेल्टन साहब ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में इसको स्पेसिफाई नहीं किया, क्योंकि था ही नहीं, तो कहां से स्पेसिफाई करते या समझाते। तो ये गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या कहता है, आपको एक छोटी सी रिएक्शन समझाता हूं। तो गैलुसेक साहब कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास गैसियस रिएक्टेंट्स है, जैसे मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस है, ये जैसे मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन गैस है, और मान लीजिए आपके पास क्लोरीन गैस है, ठीक है। इसको अगर आपने सनलाइट में रखा, ध्यान से सुनना, बहुत सरल सी बात कहता है, इससे सरल लॉ कोई भी नहीं है। तो ये बोलता है कि भाई साहब, ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस देता है। अच्छा, ठीक है। उसी प्रकार से हाइड्रोजन गैस है, और आपने ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस को जलाया, तो ये आपको देता है पानी। अब आप ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये लॉ कहता है, बहुत सरल सी बात, ये कहता है कि जब आपकी गैसेस कंबाइन करती है, और आर प्रोड्यूस्ड, यानी या तो गैस आपकी कंबाइन करती है, या बेसिकली जब आपकी बनती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, सो दे डू इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम। इनका कंबाइन करने का जो तरीका है, तो ये किस वे में कंबाइन करती है, सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ वॉल्यूम। यानी कि अगर मेरे पास 1 लीटर हाइड्रोजन गैस है और 1 लीटर मेरे पास क्लोरीन गैस है, समझने के लिए, तो ये 2 लीटर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाएंगे। तो ये किस रेशियो में कंबाइन कर रही है, सिंपल फिक्स्ड होल नंबर रेशियो में कंबाइन कर रही है ना। जैसा अगर मैं सरल सी बात करूं, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लूं, मैं बोलता हूं, मान लो मेरे पास ये क्या है, ये 1 लीटर है मेरे पास, और ये भी मेरे पास क्या है, 1 लीटर है। तो 1 लीटर अगर मैंने ये ली और 1 लीटर अगर मैंने ये ली, तो ये कह रहा है कि भाई साहब ये 2 लीटर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाता है, ठीक है। तो ये कैसा रेशियो है, अगर मैं आपसे रेशियो के बारे में पूछूं तो रेशियो कैसा है, 1:1:2 का रेशियो है कि नहीं है। ये रेशियो क्या है, 1:1:2 का रेशियो है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। तो गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम ये कहता है, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, तो ये जब कंबाइन करती हैं या बेसिकली जब एक प्रोसेस में बनती हैं, तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम, यानी अगर 1 लीटर ये, 1 लीटर ये, 2 लीटर ये, तो 1:1:2 का सिंपल होल नंबर रेशियो हो गया ना, सिंपल होल नंबर रेशियो। इन रेशियोज में ये कंबाइन करती है। बात समझ में आ गई क्या, बात क्लियर हो गई क्या जी। एंड इंपॉर्टेंट बात, प्रोवाइडेड ऑल द गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। याद रखना, यहां पर जब भी आप इनको मेजर कर रहे हैं,
तो इनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा, क्योंकि आपने गैस लॉज पढ़ेंगे कि भाई साहब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज करोगे तो बाकी चीजें भी चेंज होगी। अब टेम्परेचर चेंज करूंगा, जरूरी थोड़ी है वॉल्यूम सेम रहे। समझ रहे हो? हाँ। तो ये बोलता है कि भाई साहब जब भी आपकी गैसेस कंबाइन करेंगी या बेसिकली गैसेस बनेंगी, तो ये 1 लीटर 1 लीटर, ये 2 लीटर दे रहा है, तो इनका रेशियो क्या है? 1:1:2, सिंपल होल नंबर रेशियो है ना, रहेगा। लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर याद रखना कांस्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन बनती है यहां पे, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसी प्रकार अगर मैं यहां पे मान लीजिए बोलता हूं कि 1 लीटर आपके पास फॉर एग्जाम्पल, या 2 लीटर हाइड्रोजन गैस मैंने ली और 1 लीटर मैंने ऑक्सीजन गैस ली, तो ये यहां पर जो है, अब यहां पर ये गैसियस प्रोडक्ट नहीं है, तो मैं इसको यहां पर इस लॉ के थ्रू डिफाइन नहीं करूंगा। देखिए लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, तो मैं किसकी बात करूंगा? इधर इसकी बात करूंगा। तो इनका कंबाइनिंग रेशियो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी 2:1। याद रखिए गैसेस की बात हो रही है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द गैसियस रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, वी आर नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट द लिक्विड और द सॉलिड, वी आर टॉकिंग अबाउट गैसियस। ये क्या है? वाटर कौन सी स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। इसी वजह से इसकी बात यहां पर नहीं होगी। तो यह बोलता है कि जब भी आपकी गैसेस कंबाइन करती है या प्रोड्यूस होती है, तो वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होंगी या बेसिकली प्रोड्यूस होंगी। सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो। और वहां पर जो टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन होगा सेम होगा। जी भैया। साथ ही साथ यहां पर आगे चलते हैं थोड़ा दूसरे पॉइंटर की तरफ। इस लॉ को हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम भी कहते हैं। जैसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या बात कर रहे थे हम? मास के रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे कि 1:8, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा। उसी प्रकार 2 लीटर हाइड्रोजन 1 लीटर ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, 2:1 का वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम के टर्म्स में समझा रहा है, वो मास के टर्म्स में समझा रहा था। तो इसीलिए हम इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम कहते हैं। दिस लॉ इज रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम, while law of definite proportion is with respect to the mass। जैसे अगर मैं बोलूं H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो क्या है? देखो भाई, देखो मेरे भाई, ये देखो मास रेशियो क्या है? 1:8। वॉल्यूम रेशियो क्या है? 2:1। दिस इज गेलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो वॉल्यूम रेशियो क्या है? 2:1। मास रेशियो 1:8। सो दिस इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, दिस इज लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, दिस इज लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, दिस इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? 2:1। इतनी बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में आए लिख दो, एक बार आए लिख दो कि सुनील भाई तुम्हारी बातें समझ में आ रही है, मजा भी आ रहा है। आए भैया लिख दो फटाफट से। एंड करेंगे भैया, 15 मिनट और दे दीजिए, एंड कर देंगे। 15 मिनट और दे दीजिए, एंड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मजा तो अब आएगा। मॉलिक्यूल कैसे आया संसार में अब आपको पता लगेगा। मॉलिक्यूल कैसे आया अब पता लगेगा। गेलुसेक साहब का लॉ समझ में आया? जी समझ में आ गया। यार ये 1811 है ना, ये क्या हो गया इधर? ईयर्स में दिक्कत हुई है, कोई दिक्कत नहीं। प्रपोज्ड इन 1811 बाय एमिडियो एवोगैड्रो। एमिडियो एवोगैड्रो बहुत बढ़िया आदमी, बहुत ज्यादा इज्जत एमिडियो एवोगैड्रो के लिए। भाई साहब ने बहुत बढ़िया बढ़िया हाइपोथेसिस दिए, डाल्टन साहब ने एक्सेप्ट ही नहीं होने दिए। डाल्टन साहब बहुत ही डोमिनेटिंग आदमी थे, एवोगैड्रो साहब की बात को एक्सेप्ट ही नहीं होने दिया। कोई बात नहीं, समझते हैं। इसे हम बोलते हैं एवोगैड्रोज लॉ या एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो नहीं बोलना है, एवोगैड्रो बोलना है, ठीक है। प्लीज डोंट कॉल एवोगैड्रो, कॉल इट एवोगैड्रो। अब कहानी है सुनना, कहानी है सुनना, कहानी बहुत बढ़िया है। तो जब गेलुसेक साहब ने वॉल्यूम्स के टर्म्स में बात करना स्टार्ट करा कि भैया मैं वॉल्यूम के टर्म में चीजों के लिए बात करूंगा, तो यहां पर बर्जीलियस भी उतर के आए मार्केट में, एवोगैड्रो भी उतर के आए मार्केट में, और क्या क्या उन्होंने बोला वो हम समझते हैं। तो बर्जीलियस एक स्वीडिश केमिस्ट थे, और उस समय के टाइम पे 1800 के टाइम पे भाई साहब इनके बहुत बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन रहे बर्जीलियस साहब के, इसलिए मैं इनको बहुत दिल से इज्जत देता हूं।
बर्जीलियस साहब जो हैं वो बंदे इतने खतरनाक थे, उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दिया तो बाद में वो रिजेक्ट हो गया, बट थ्योरी देने का दम तो है। आज भी आप जो केमिकल सिंबल्स लिखते हो कि मैग्नीज का सिंबल Mn है, मैग्नीशियम का Mg है, कैल्शियम का Ca है, किसने दिया? बर्जीलियस साहब ने दिया। काफी खतरनाक आदमी थे। पर बर्जीलियस साहब ने यहां पर एक स्टेटमेंट दिया जो गलत हुआ। क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे ही गेलुसेक साहब यहां पर बात करते हैं वॉल्यूम के टर्म्स में, तो बर्जीलियस भी मार्केट में उतर के आते हैं। अब बर्जीलियस साहब मार्केट में उतर के आते हैं, बोलते हैं कि भैया अब हम भी बात करेंगे थोड़ा थोड़ा। क्या भाई ठीक है सर, आप बताइए क्या बोलते हैं आप? बोले देखिए वॉल्यूम के टर्म्स में बात करना चाहूंगा मैं गैसेस से। भाई आप गैसेस से रिलेटेड बात करो, मैं भी गैसेस से रिलेटेड बात करूंगा, वॉल्यूम के टर्म्स में बात करूंगा। अब सुनो मैं क्या बोलता हूं। बोले सर प्लीज बताइए आप क्या बोलते हैं। वो बोलते हैं कि एक काम करते हैं कि जब अपन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस लेते हैं, बोले मान लीजिए आपके पास 10 गैस है, आपके पास 20 गैस है, आपके पास 3 गैस है, आपके पास 2 गैस है, कितनी भी गैस है, इक्वल वॉल्यूम की आपने ले ली। मान लो सबको 1 लीटर ले लिया आपने। बोले ठीक है। बोले देखिए आपको क्या करना है, टेम्परेचर और प्रेशर को आपको कंडीशन को सेम रखना है, ठीक है ना। आपको टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखना है। बर्जीलियस साहब क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनना। बोले मान लीजिए आपने नाइट्रोजन उठाई, आपने हाइड्रोजन उठाई, आपने ऑक्सीजन उठाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आपने इक्वल वॉल्यूम की उठाई। 1 लीटर नाइट्रोजन, 1 लीटर ऑक्सीजन, 1 लीटर आपने कोई और गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी गैस उठा ली, इक्वल वॉल्यूम में उठा ली, टेम्परेचर और प्रेशर सेम है। डेल्टन साहब बोलते हैं कि इनके अंदर, बर्जीलियस साहब बोलते हैं इनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अब ये एटम का कंसेप्ट कहां से आया? एटम का कंसेप्ट आया फ्रॉम डेल्टन। बोले डेल्टन साहब ने बोला है तो मैं डेल्टन साहब की बात की इज्जत करता हूं। अब देखिए यहां पर इस बात से एवोगैड्रो साहब अलाइंड नहीं थे। एवोगैड्रो साहब बोले नहीं आप गलत बोल रहे हो। बोले कैसे गलत बोल रहा हूं, आप प्रूफ करो मैं गलत बोल रहा हूं। बोले आप सुनो मैं बताता हूं आप गलत कैसे बोल रहे हो। बोले ठीक है। बोले देखिए गेलुसेक साहब ने क्या बोला। बोले गेलुसेक साहब ने क्या बोला। बोले आप सुनो मैं बताता हूं गेलुसेक साहब ने क्या बोला। बोले देखिए भाई साहब हाइड्रोजन गैस। बोले हां। एवोगैड्रो साहब बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, उठाओ हाइड्रोजन गैस। बोले हां। बोले हाइड्रोजन गैस को आपने कंबाइन किससे करा? बोले क्लोरीन गैस से कंबाइन कराया। बोले ठीक है। तो बोले साहब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को आपने सनलाइट दी। बोले आप दे दो उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप सनलाइट दे दो, आप गर्मी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोले भाई साहब क्या बना? बोले हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनी। बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। बोले साहब हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस को सनलाइट में रखा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनी। बोले हाँ ठीक है। बोले साहब एक बात बताओ, साहब इसमें मान लो 1 लीटर हाइड्रोजन गैस है। चलो इस पे लीटर इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं मॉलिक्यूल्स के टर्म में बात करूंगा तो तुम कंफ्यूज हो गए। मान लो इसको 1 वॉल्यूम में लिख देता हूं। 1 वॉल्यूम 1 लीटर एक ही बात है। 1 वॉल्यूम तुम्हारा ये है और बोले भाई साहब 1 वॉल्यूम तुम्हारा ये है। बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं मॉलिक्यूल्स के टर्म में बात करूंगा ना तो तुम कहोगे 1 लीटर में इतना मॉलिक्यूल, भैया ये तो कंफ्यूज हो गए, इसीलिए नहीं बोल रहा। तो बोले कि अच्छा ठीक है। बोले इसके अंदर 2 वॉल्यूम्स होंगे। ठीक है। बोले 1 वॉल्यूम आपने हाइड्रोजन उठाई, 1 वॉल्यूम आपने क्लोरीन उठाया, 2 वॉल्यूम्स हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन गई। बोले अच्छा ठीक है यार, बहुत समझदार आदमी हो तुम तो, बहुत बढ़िया यार। बोले ठीक है सर बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो एवोगैड्रो साहब क्या बोलते हैं, अब ध्यान से सुनना, एवोगैड्रो साहब क्या बोलते हैं। बोले आपने ये बोल दिया। बोले ठीक है। बोले किसने बोला था? बोले गेलुसेक साहब ने बोला था। बोले अब मेरी बात सुनोगे? बोले हाँ। बोले इसके अंदर मैं मानता हूं फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर मानता हूं मैं कि इसके अंदर एक मॉलिक्यूल गया, यहां पर बर्जीलियस बोले बावड़ा हो गया क्या? जब एटम की बात हो रही तो मॉलिक्यूल क्या, ये मॉलिक्यूल क्या है? जब बात एटम की हो रही तो मॉलिक्यूल क्यों लेके आ रहा मार्केट में? कह रहा बात तो सुनो, पहले बात सुनोगे तो मजा आएगा, बात सुनोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बोले अच्छा ठीक है। बोले एक मॉलिक्यूल है। बोले हाँ। बोले मैं तो एक एटम बोलूंगा। बोले भाई तू एक एटम बोल ले, बात तो सुन, तू लड़ाई क्यों कर रहा है? तू पहले मेरी बात सुन ले, लड़ाई बाद में कर लेना। बोले ठीक है। बोले देख मेरी बात सुन, मैं बोलता हूं एक मॉलिक्यूल इसका। बोले हाँ। बोले एक मॉलिक्यूल इसका। बोले हाँ। बोले अच्छा इनका एक एक मॉलिक्यूल कंबाइन करता है तो क्या बनता है? बोले 2 मॉलिक्यूल इसके बनते हैं। 2 मॉलिक्यूल बनते हैं क्या? हाँ। इमेजिन करो ऐसा, भाई एक मॉलिक्यूल इसका, एक मॉलिक्यूल इसका, इससे 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। या अगर तुमको दिक्कत लग रही तो n मॉलिक्यूल्स 2n मॉलिक्यूल्स,
ऐसे भी ले सकते हो। अगर इसमें दिक्कत लग रही है तो मैं ये मान लेता हूं तुम्हारे लिए कि इसके अंदर n मॉलिक्यूल्स है, या फिर इसके अंदर एक मॉलिक्यूल है, दोनों ही इमेजिन करके चल रहा हूं, जो तुमको अच्छा लगे ले लेना। इस एक वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स है, या बेसिकली इसके अंदर एक मॉलिक्यूल मैंने कंसीडर किया, यहां पर बेसिकली 2n मॉलिक्यूल्स मेरे बनेंगे। भाई एक वॉल्यूम में एक मॉलिक्यूल, एक वॉल्यूम में एक मॉलिक्यूल, 2n वॉल्यूम में 2 मॉलिक्यूल्स, ऐसा समझ के चलो। अब बर्जीलियस खेलते खेल बोले अब मेरी बात सुनना, अब देखो तुम्हारे मजे आएंगे। बोले कैसे मजे आएंगे? बोले सुन, बोले अगर मैं इस मॉलिक्यूल को आधा कर दूं तो, बोले अरे मॉलिक्यूल नहीं एटम। बोले अरे सुन तो राजा, मेरी बात तो सुन, आधा मॉलिक्यूल? बोले हाँ। बोले इसको आधा कर दूं तो, अरे बोले मॉलिक्यूल तो है ही नहीं, एटम है। बोले तभी तो बोल रहा हूं, हाफ कर दिया। हाँ, तो यहां पर क्या हो गया? एक मॉलिक्यूल हो गया। वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl। अब ये मॉलिक्यूल कैसे आया और एटम कैसे गया सुनना। तो एवोगैड्रो साहब बोलते हैं कि जब मैंने एक वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का लिया और एक वॉल्यूम क्लोरीन का लिया तो 2 वॉल्यूम इसके बने। मैं मानता हूं कि यहां पे n मॉलिक्यूल्स थे, मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे एक मॉलिक्यूल की बात करता हूं, यहां पे एक मॉलिक्यूल, यहां पे एक मॉलिक्यूल, यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स बने। जब मैंने इसकी क्वांटिटी को आधा किया ना, यहां पर ये एक मॉलिक्यूल की जगह मैंने आधा मॉलिक्यूल भी रिएक्ट कराने के लिए बोला, तब भी वो रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल देता है। तो बोले मैं तो एटम में करूंगा। बोले तो एटम में करके दिखा तू, एटम में करके दिखा। बोले आधा एटम होता है क्या? बोले क्या हाफ एटम होता है क्या? एटम आधा होता है क्या? बोले एटम तो आधा नहीं होता। बोले तो फिर भाग जा, जब एटम आधा हो ही नहीं सकता तो डाल्टन की बात गलत है। इसका मतलब H प्लस Cl विल गिव्स HCl नहीं होगा, H2 प्लस Cl2 विल गिव्स 2HCl होगा। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे, बर्जीलियस ये मानते थे कि H प्लस Cl विल गिव्स HCl। ये लोग सोच के चल रहे थे, इनका दिमाग ऐसे काम कर रहा है कि H और Cl कंबाइन करके HCl बनाएगा। अरे H और Cl HCl कैसे बनाएगा? तो एवोगैड्रो साहब आए, एवोगैड्रो साहब बोले ये गलत है, सही क्या है? बोले सही ये है कि बोले भाई साहब आपका H2 प्लस आपका Cl2 विल गिव्स 2HCl। बोले ये सही है। तो यहां से मार्केट में मॉलिक्यूल नाम का शब्द पहली बार यूज हुआ। मेरी बात समझ में आई? फिर से समझाता हूं। इनने बोला इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। एटम शब्द पे दिक्कत है। अगर आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का इक्वल वॉल्यूम लेते हैं सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, तो बर्जीलियस कहते हैं सेम नंबर ऑफ एटम होंगे। एवोगैड्रो कहते हैं आप हाइड्रोजन और क्लोरीन का सेम टेम्परेचर प्रेशर पे सेम वॉल्यूम उठा लो तो सेम नंबर ऑफ एटम्स नहीं होंगे। वो बोले आप प्रूव कर दो। बोले मैं प्रूव कर रहा हूं कि एटम कुछ नहीं है, मॉलिक्यूल है यहां पर। बोले आप आधा एटम रिएक्ट करा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा आपकी बात। जब डाल्टन क्या बोल रहे हैं, एटम इनडिस्ट्रक्टिबल है ना, ये डाल्टन की बात को ही लेकर जा रहे हैं। बोले एटम क्या है? इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल ऑफ मैटर है। तो आधा मॉलिक्यूल रिएक्ट कर सकता है, आधा एटम रिएक्ट नहीं कर सकता। तो जब मैं यहां पर आधा रिएक्शन करवा रहा हूं तो यह नहीं हो पा रहा। बोले मैं आधे मॉलिक्यूल की रिएक्शन कराऊंगा ना तो रिएक्शन हो जाएगी। 1/2 H2 क्या होता है? एक हाइड्रोजन का एटम। 1/2 Cl2 क्या होता है? क्या होता है? एक क्लोरीन का एटम। और ये कितना हो जाएगा? एक मॉलिक्यूल HCl। तो बोले ये पॉसिबल है, इसको आधा करके दिखा। बोले H/2 करके दिखा, कर पाएगा? बोले नहीं कर पाऊंगा। बोले फिर भाग जा। तो ये एटम नहीं होगा, ये मॉलिक्यूल होगा। ये एवोगैड्रो साहब ने प्रूव किया। बोले ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, तुम्हारी इंटरप्रिटेशन रॉन्ग है, एटम नहीं है ये, क्या है? ये मॉलिक्यूल है। दिस इज राइट। बात समझ में आ रही है क्या? इस तरीके से मार्केट में साइंस की फील्ड में मॉलिक्यूल शब्द आया। तो सारी बातें सेम है। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। मतलब ध्यान से सुनना, एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? एवोगैड्रोस लॉ कहता है कि मान लीजिए मेरे पास 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस है
और मेरे पास मान लीजिए 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर मैं 1 लीटर नाइट्रोजन का लूं, 1 लीटर ऑक्सीजन का लूं, तो इसके अंदर भी एक्स मॉलिक्यूल होंगे और इसके अंदर भी एक्स मॉलिक्यूल होंगे। समझ में आया? अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूंगा तो, फॉर एग्जाम्पल मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया, अगर मैंने 2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन ले लिया तो, और इसका भी 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन ले लिया तो बोले इसके अंदर मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, बोले यहां पे 2x मॉलिक्यूल हो जाएंगे, यहां पर भी 2x मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अच्छा, बोले अगर मैंने इसका ध्यान से सुनना, अगर मैंने हाफ लीटर ऑफ नाइट्रोजन लिया और हाफ लीटर ऑफ ऑक्सीजन लिया, तो इधर कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? इधर हो जाएंगे मेरे पास x/2 मॉलिक्यूल्स और इधर भी हो जाएंगे x/2 मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया क्या? बोले भाई साहब इधर 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन में x मॉलिक्यूल, 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन में x मॉलिक्यूल, तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर, सेम वॉल्यूम ऑफ गैस में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। सेम टेम्परेचर ऑफ प्रेशर पर, सेम वॉल्यूम ऑफ गैस, कोई भी गैस हो, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर 1 लीटर नाइट्रोजन 1 लीटर ऑक्सीजन में x मॉलिक्यूल्स है, 2 लीटर में 2x है, तो जस्ट इसका आधा कर दोगे तो x/2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। यह है इस लॉ का सिंपल सा मतलब। समझा पाया क्या? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दे दूंगा। समझा पाया? जल्दी से बताओ, मजा आया? समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? चलो, समझ में आ रहा है? तो इससे एक एक्सप्रेशन भी ड्रॉ कर सकते हैं अपन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम्हारे काम आएगा। ध्यान से सुनना, एक लीनियर रिलेशनशिप है यहां पर, वो तुम फटाफट से देख लो, जल्दी से बताता हूं, फटाफट से देख लो। देखिए, अगर हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे, अगर प्रेशर और टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, मतलब इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है, तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा is directly proportional to the amount of gas। मतलब जो वॉल्यूम ऑफ गैस V है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ठीक है? अगर आपका प्रेशर और टेम्परेचर किसी भी गैस का कांस्टेंट होगा, तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ गैस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय n। यानी यहां पर आप इस n में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स की बात कर सकते हैं। अब ये छोटा सा एक्सप्रेशन मैं आपको दिखाऊं तो ये आप घर पे देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ध्यान से सुनना, ये देखो, मान लो ये मेरे पास गुब्बारा है, ध्यान से देखना, अभी इसके अंदर देखो कितनी हवा है। लगता है मैंने इसमें कोई सॉल्ट डाला हुआ है, कोई सॉल्ट डाला है क्या मैंने? नहीं। मान लो अभी क्या है, इसके अंदर जो वॉल्यूम ऑफ गैस है, ध्यान से सुनना, इसके अंदर जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो बेसिकली कितनी है? ये मेरे पास एक बलून है, ठीक है, ये रहा। इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ गैस V1 है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस N1 है। ध्यान से सुनना, इतना है, ठीक है जी। मैं इसको इन्फ्लेट कर देता हूं, मैं क्या करता हूं? इन्फ्लेट करता हूं, यानी इसमें हवा भरता हूं। तो इसमें V2 तो वॉल्यूम ऑफ गैस और N2 नंबर ऑफ मोल्स होगा। देखो,
अभी इसका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। क्या मैं यहां पर इसको हीट कर रहा हूं? बिल्कुल भी हीट नहीं कर रहा। सो द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है क्योंकि ये क्या है, ये बाउंड्री फ्लेक्सिबल है, इसीलिए प्रेशर कांस्टेंट है। लेकिन जैसे ही मैं इसको फुलाऊंगा फुलाऊंगा फुलाऊंगा, एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर ये बाउंड्री फ्लेक्सिबल नहीं होगी, रुक जाएगी, वहां पर प्रेशर बढ़ने लगेगा और ये फट जाएगा। अभी तो क्या ये फूल रहा है 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 फूल रहा है, क्योंकि ये बाउंड्री फ्लेक्सिबल है। जैसा ही एक पॉइंट आएगा जहां पर ये फूलना बंद करेगा, वहां पर प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा, वहां पर प्रेशर बढ़ने लगेगा। अभी तो आपका प्रेशर कुछ नहीं बढ़ रहा, लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद इतना प्रेशर बढ़ेगा कि ये फूलना बंद करेगा और प्रेशर बढ़ता जाएगा और ये फट जाएगा। तो अभी इनिशियली क्या था, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट, इस वॉल्यूम से इस वॉल्यूम तक मैंने इसको फुलाया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहां पर N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स ऑफ गैस थे, तो अब यहां पर क्या है, N2 है। मतलब ये क्या लीनियर रिलेशनशिप है, मतलब अगर ये गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो अमाउंट ऑफ गैस भी बढ़ेगा, या अमाउंट ऑफ गैस बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। भाई अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी बढ़ रहे हैं, देखो ना। और ये घटेगा तो ये घट भी जाएगा, अगर मैंने इसको घटाया तो ये घट भी जाएगा। समझ में आई मेरी बात? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ऐसे जीवन में उछलते रहना, ठीक है। तो मान लो इसके अंदर इस गैस का जो वॉल्यूम था दैट वाज V1, इसमें N1 मोल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस थे, मैंने इसको फुलाया, अब इसका वॉल्यूम है V2, इसमें N2 मोल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है। तो इनके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एक लीनियर रिलेशनशिप है। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाता हूं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लाता हूं n, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, दिस इज बेसिकली k, सो v इज इक्वल्स टू k इनटू n, तो v अपॉन n इज बेसिकली इक्वल टू k। अब अगर इन दो कंडीशंस पे मुझे डिफाइन करना है तो कैसे करूंगा, मान लो V1 कंडीशन पे जो वॉल्यूम था वो बेसिकली क्या था, N1 था, दैट इज इक्वल्स टू K, इक्वेशन 1। उसी प्रकार V2 अपॉन N2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू K, दैट इज कंडीशन 2। सो 1 और 2 से राइट साइड आपकी बराबर है, तो आप लिख सकते हो V1 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन N2। ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस का। याद रखना, टेम्परेचर और प्रेशर जब कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम ऑफ गैस और अमाउंट ऑफ गैस के बीच में क्या होगी, लीनियर रिलेशनशिप होगी। इसका कर्व ऐसे भी बना सकते हो आप, अगर ये आपकी वॉल्यूम ऑफ गैस है और ये आपके पास अमाउंट ऑफ गैस है या मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है, तो इनके बीच में कैसी रिलेशनशिप है, इनके बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है। मतलब अगर हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये V1 था तो ये N1 था, जैसे ही आपका वॉल्यूम बढ़ के V2 हुआ तो ये बढ़ के कितना हो गया, N2 हो गया। ऐसी रिलेशनशिप रहती है, समझ रहे हो। जैसे ये वॉल्यूम ऑफ द गैस जो था V1 था तो N1 मोल्स थे या मॉलिक्यूल्स थे, आपने फुलाया V2 वॉल्यूम हुआ तो N2 मॉलिक्यूल्स हो गए। टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट था। प्रेशर कब डेवलप होना स्टार्ट होगा, जैसे ही आपका बलून फूलना रुक जाएगा। अब अगर आप हवा फूक रहे हो तो यहां पर प्रेशर अंदर डेवलप होगा और ज्यादा बढ़ेगा तो फट जाएगा, तब आपका प्रेशर बढ़ रहा है, वरना तब तक प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस। तो V इज इक्वल्स टू K इंटू N, V बाय N इज इक्वल्स टू K। अगर हम इन दोनों कंडीशंस को इक्वेट करें तो V1 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू K, V2 अपॉन N2 इक्वल टू K, इक्वेट किया V1 बाय N1 इज इक्वल्स टू V2 बाय N2। समझ में आ गया, क्लियर है। बिल्कुल एंड करते हैं, अब हो गया। चलो ये होमवर्क दे देता हूं तुमको, ये वाला सवाल होमवर्क कर लेना, एवोगैड्रोस लॉ के ऊपर है। अच्छा दोस्तों, एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी बात आपसे करना चाहूंगा यहां पर, एक छोटी सी बात यहां पे आपसे करना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। कल वाली जो क्लास होगी वो मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्रोवाइड करूंगा। कल मैं, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड घर पर भी सेटअप हो रहा है तो उसी वजह से थोड़ा सा उसी का आप मान लीजिए कुछ काम है जिसकी वजह से मैं कल नहीं आ पाऊंगा लाइव के लिए, तो मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, लेकिन रिकॉर्डेड आप अच्छे से देखना, बढ़िया तरीके से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब आज की एक बहुत बढ़िया इंसानियत का ज्ञान, जल्दी से सेशन को एंड करते हैं, फटाफट से इस ज्ञान को सुने। ज्ञान क्या कहता है,
आज का इंसानियत ज्ञान क्या कहता है? आज का इंसानियत ज्ञान क्या कहता है सुनील भैया? कभी कभी जो चीज हम भगवान से मांगते हैं, भगवान हमें वो चीज नहीं देते हैं। परमात्मा से, अल्लाह से, वाहिगुरु से, जीसस से, हम जिससे भी मांगते हैं, कोई बड़ी मतलब कोई गलत बात नहीं है, सही बात है। कभी कभी ऐसा होता है ना, मांगते हैं कि भगवान हमें ना मैंगो शेक चाहिए, या अल्लाह मुझे मैंगो शेक चाहिए, या जीसस मुझे मैंगो शेक चाहिए, या वाहिगुरु मुझे मैंगो शेक चाहिए। लेकिन हमारी जिंदगी में हम जो मांगते हैं, हमें वो जरूरी नहीं वो मिल जाए। हमने मांगा मैंगो शेक, हमें दिया परमात्मा ने काढ़ा। अब हमें काढ़ा बुरा लगता है जो कड़वा है, लेकिन हमारे शरीर के लिए अच्छा क्या है? काढ़ा। तो इसीलिए जो चीज आपको डेस्टिनी में मिल रही है, यूनिवर्स आपको दे रहा है, मेहनत करने के बाद भी अगर कोई चीज नहीं मिल रही है तो प्लीज वेट। आप मैंगो शेक के लिए मेहनत कर रहे थे, आपके जीवन में काढ़ा लिखा है, और काढ़ा शरीर को अच्छा करता है। मैंगो शेक पियोगे तो शायद जल्दी निपट जाओगे, काढ़ा पियोगे तो ज्यादा समय तक जीवित रहोगे। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। कभी कभी जो चीज हम मांगते हैं जरूरी नहीं वो हमें मिल जाए। कुछ चीजों में समय लगता है, और कुछ चीजें समय के साथ जो हमें मिल जाती है वो सही भी होती हैं। सो प्लीज वेट फॉर द राइट टाइम, जो होगा सब अच्छा होगा। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि सुनील भैया साथ है, तो मैंने यहां पर आज भी कोशिश करी कि मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके का कंटेंट यहां पर दे पाऊं। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि #SB साथ है, #PW साथ है, तो SB और PW दोनों आपके साथ है। मुश्किल की कोई बात नहीं है दोस्तों, आप लोग उस बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए। अपन लोग मिलते हैं अब अगले सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।